मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और हम कर रहे हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में मैंने अभी तक आपको मेथड्स की बात करूं तो मैंने करवाया आपको वैल्यू एडेड मेथड यानी मूल्य वृद्धि विधि, और करवाया मैंने आपको आय विधि यानी इनकम विधि। राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करने के लिए आज हम कर रहे हैं थर्ड लास्ट विधि। हम कर रहे हैं चैप्टर की लास्ट क्लास नहीं है, विधि लास्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि शुरू करेंगे। देखते हैं जरा व्यय विधि से राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं या एक्सपेंडिचर मेथड से। एक होमवर्क दे रही हूं पढ़ाते पढ़ाते सभी को कि जब आप आज बुक्स में से अपने नोट्स बनाएंगे तो आप बुक खोल कर देखिएगा, व्यय विधि को किसी और नाम से भी बुलाते हैं। सब काम टीचर नहीं कराएगा, आपको भी देखना है व्यय विधि का कौन सा दूसरा नाम है, और नाम वो आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट नो कि व्यय विधि के अलावा और क्या कहलाती है। तो चलिए, व्यय विधि मतलब खर्चों को जोड़ना। तो अगर मैं स्टेप्स देखूं तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो खर्चे करते हैं। यहाँ पे भी हमें बेटा वही तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले चरण यानी स्टेप्स, फिर हमें देखना है फॉर्मूला राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, और फिर हमें प्रिकॉशन यानी सावधानियां देखनी है। प्रिकॉशन यानी सावधानियां, वही तीन स्टेप में हम इसको बांटेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूं कि क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से राष्ट्रीय आय आप कैलकुलेट करते हैं, वो स्टेप्स आपको बताना है। तो सबसे पहला काम फिर वही है, आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। किसे पहचानना है? हमें पहचानना है उन क्षेत्रों को जो व्यय करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, और वो क्षेत्र है तीन, गृहस्थ, हाउस होल्ड कहते हैं जिसको, फर्म ही कहते हैं जिसको, गवर्नमेंट सरकार, सरकारी क्षेत्र, ये खर्चा करते हैं, व्यय करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन कंट्रीज। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या बोलूं? शेष विश्व। ये लोग खर्चा करते हैं हमारे देश में आकर वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं। चारों लोग खर्चा करते हैं, चारों क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर लिया। और यह सभी बच्चे ने बताया मैम इसे इनकम डिस्पोजेबल मेथड कहते हैं। बिल्कुल, इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं, हिंदी में भी देखिएगा कि इसे क्या कहते हैं, और भी नाम हो सकते हैं इसके। तो ये था पहला स्टेप, राष्ट्रीय आय निकाल रहे हैं हम किससे? व्यय विधि से। सेकेंड स्टेप में आपको इनके खर्चों का अनुमान लगाना है, एक्सपेंडिचर, खर्चों का अनुमान या खर्चों का कैलकुलेशन। अब इंग्लिश हो गई तो भाई यार इंग्लिश हो गई, इसे हिंदी इंग्लिश खुद बना लेना, मैंने तो इंग्लिश बना दिया है इसको। खर्चों का कैलकुलेशन करना है, और जब हम खर्चों का कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए खर्चों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो हाउस होल्ड है उसके खर्चों कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय। ये घटक है, आपको याद रखने हैं, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। प्राइवेट गृहस्थों के खर्चों को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर आते हैं फर्म के खर्चे। तो ये पहला खर्चा हो गया, ये दूसरा यहां पे लिख रही है। दूसरा फर्म का खर्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फर्म का खर्चा है उसको हम कहते हैं प्राइवेट, फर्म का खर्चे को हम कैपिटल फॉर्मेशन वैसे कहते हैं। पूरा नाम इसको एक्चुअल में दिया गया नहीं है, इसको ऐसे बोला जाता है, देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। क्योंकि फर्म जो करती है वो इन्वेस्टमेंट होती है और पूंजी निर्माण होता है, वो कहा जाता है। अभी इसके आगे के पार्ट्स बताओगे। उसके बाद सरकारी क्षेत्र का खर्चा है तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चे सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का खर्चा है तो इसे नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, शुद्ध निर्यात।
शुद्ध निर्यात। 4 खर्चे हैं, आपने सेकेंड स्टेप अपनाया, चारों खर्चों को आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। और आगे ये सावधानियों के नीचे लिखिए, सावधानियां नहीं है ये ध्यान रखना। थर्ड पार्ट आपको क्या करना है, चारों को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करते ही आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। हाँ जी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। पहले ही स्टेप में इन चारों को जब आप ऐड कर देंगे तो अब जरा ना मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगी। इधर देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी अंतिम उपभोग व्यय, इसको मैं लिख लेती हूं पीएफ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने नहीं लिखना, आप फुल फॉर्म ही यूज करोगे, बोर्ड की कमी है इसलिए मैं लिख रही हूं, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को मैं ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या जीडीसीएफ भी लिख सकती थी, तो मैंने वो लिख दिया, शॉर्ट यूज कर रही हूं। ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय और नेट एक्सपोर्ट एनएक्स, ये चारों चीजें जब मैंने ऐड कर दी तो मेरे पास आ गया बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इससे राष्ट्रीय आय निकालना आपके लिए तो बच्चों की बात है। तो देखो जरा, राष्ट्रीय आय आपको पता है क्या होती है, एनएनपी एट एफसी। मैं पिछले 4 लेक्चर से यही बात कर रही हूं, कन्वर्जन करना है। जीडीपी एट एमपी में से ग्रॉस से नेट बनाने के लिए मूल्यह्रास माइनस करेंगे, एमपी से एफसी बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करेंगे, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए विदेशों से शुद्ध साधन आय ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इस तरीके से व्यय विधि से स्टेप्स निकाले हमने कि किन स्टेप्स से हम निकालते हैं क्या, राष्ट्रीय। और देखिए इन स्टेप्स में ही कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी आ गया, जिसमें दोबारा भी एक बार क्लियर करूंगी, लेकिन इन स्टेप्स में आपके पास फॉर्मूला भी आ गया। तो ये मेरी पहली स्क्रीन है, व्यय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने के चरण क्या हैं। अब हमारे पास है फॉर्मूला, और फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना है, कैसे फॉर्मूला यूज करना है आपने एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहले स्टेप में ही आप कैलकुलेट कर लेते हो जीडीपी एट एमपी। पहले स्टेप में ही कैलकुलेट हो जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। कैसे होता है कैलकुलेट, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने, कि सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हिंदी में बोले तो निजी अंतिम उपभोग व्यय, ये दिया होगा, ये ऐड कीजिएगा। सबसे पहले इसको ढूंढना है क्वेश्चन में, यानी कि गृहस्थों ने कितना खर्चा किया, गृहस्थों का खर्चा ऐड कर दो, सरकार का खर्चा ऐड कर दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे ही ऐड करने हैं आपको, यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। बुक सामने रखोगे तो जल्दी से समझ में आती है चीजें, बिना बुक के क्लास नहीं लेनी चाहिए। फिर सारा जो फर्म में है उन्होंने जो पूंजी निर्माण किया वो ऐड करोगे फर्म का, और उसको हम कहेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आगे लेके जा रही है इसको, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सकल घरेलू पूंजी निर्माण। ये सकल है, कोई भी चीज सकल हो यानी कि ग्रॉस हो, मतलब डेप्रिसिएशन शामिल है। अभी उसमें से आपने डेप्रिसिएशन को उसमें से माइनस नहीं किया है अभी तक, सकल है वो, शुद्ध नहीं है वो। उसके बाद इसमें चौथी चीज, ये तो फर्म का खर्चा हो गया। अब क्या है, अब किसका खर्चा ऐड करना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, विदेशों का, तो उसे आप नेट एक्सपोर्ट कहते हैं, यानी शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात ये जैसे ही आपने किया जीडीपी एट एमपी आ गया। इससे अब आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है। मैं फिर से बता रही हूं, जीडीपी एट एमपी में से माइनस करेंगे मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस करेंगे विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो आपको मिल जाएगा क्या, राष्ट्रीय आय।
You will get national income by expenditure method. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी गृहस्थों का खर्चा, निजी अंतिम उपभोग में। इसमें दो चीजें शामिल होती हैं, निजी व्यय यानी आम लोगों ने जो खर्चा किया अपने घर में वो शामिल होता है, प्लस इसमें शामिल होता है एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, मैं पूरा नाम लिख देती हूँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को? गैर लाभकारी संस्थाएं, गैर लाभकारी संस्थाओं का खर्चा। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें ही आता है, दोनों इसी में आते हैं, निजी अंतिम उपभोग व्यय और गैर लाभकारी संस्थाओं का खर्चा, दोनों इसमें आपको शामिल करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बहुत खास चीज है, इसमें इंक्लूड करना है आपको। क्या इंक्लूड करना है? जो एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट्स इन फॉरेन मार्केट, हिंदी में समझो इसको, इसका मतलब हुआ मेरे देश के निवासी फॉरेन कंट्री में जाकर जो खर्चा करके आए वो ऐड कर दो, वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक्सक्लूड करना है एक्सपेंडिचर बाय नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, मेरे देश के अंदर अगर कोई गैर निवासी आके खर्च करता है, कोई सामान खरीदता है, घूमने आया, कुछ सामान खरीदा उसने, तो उसने जो खर्चा किया वो शामिल नहीं होगा। मैं गई स्विट्जरलैंड घूमने और वहां से मैं कुछ खरीद के लेकर आई, तो मैंने जो खर्चा किया वो तो शामिल होगा, फॉरेन मार्केट में मैंने जो खर्चा किया वो इसमें शामिल होगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उन्होंने आकर मेरे देश में जो खर्चा हुआ वो एक्सक्लूड होगा, वो शामिल नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने एज इट इज लिख लेना है। ये तो था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, मैं पहले एक्चुअली बात करना चाहती हूं इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण। इसके आपको 3 पार्ट पता होने चाहिए, 3 के भी 4-5 पार्ट बताऊंगी मैं, देखना जरा क्या क्या इसमें शामिल करते हैं। इसके पहले तो 2 पार्ट है, एक है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। देखो डोमेस्टिक वर्ड हट गया, यहां और यहां में फर्क देखो, डोमेस्टिक वर्ड हट गया यहां से, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक वर्ड और ऐड होना है, सॉरी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखती हूं अभी हिंदी में भी, और यहां चेंज इन स्टॉक। ये 2 पार्ट है, दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को आप कहते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्चुअली इसे कहेंगे आप सकल स्थायी पूंजी निर्माण, या अचल वर्ड भी यूज हो सकता है, सकल अचल पूंजी निर्माण या सकल स्थायी पूंजी निर्माण। चेंज इन स्टॉक को आप कहेंगे स्टॉक में परिवर्तन। बेटा ये 2 पार्ट है किसके? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। इन दोनों को ऐड करो। इसका मतलब समझते हो, कंपनीज ने, फर्म्स ने जो फिक्स्ड एसेट खरीदने में पैसा खर्च किया, स्थायी संपत्तियों को, और ये कच्चा माल खरीदने में जो पैसा खर्च किया, दोनों को आप ऐड करोगे तो टोटल कितना खर्च है कंपनीज का, फर्म्स का, वो आ जाएगा। अब इसकी बड़ी और खास बात है जो मैं ऐड ऑन कर रही हूं, किसकी? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की। अच्छा पहले ये समझ लो, ये ज्यादा आसान है, इसका फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुकी हूं, अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, अंतिम माइनस आरंभिक स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और अगर इसकी बात करूं तो बेटा यहां 3 पार्ट्स बनते हैं, एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये अपनी बुक ओपन कीजिए, उसके अंदर हिंदी में भी दिया है कि एक बिजनेस स्थायी संपत्तियों में जो पैसा लगाता है, बिजनेस यानी कि फर्म, वो इसमें शामिल होता है। फिर ग्रॉस रेजिडेंशियल
कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, यानी कि लोगों ने जो घर बनाए अपने इस साल, नए घर, वो भी इसमें शामिल होंगे। ये फर्म ने जो आपका सारी संपत्तियों में पैसा खर्च किया, लोगों ने, हम आम गृहस्थों ने, हाँ गृहस्थ जो घर बनाते हैं वो इस खर्चे में शामिल नहीं होता, वो शामिल होता है यहाँ पर घर बनाना, वो यहाँ शामिल होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत खास चीज है। और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार ने जो पूंजी निर्माण किया, ये भी सरकारी खर्चे में शामिल नहीं होता। ये तीनों ऐड होंगे, तीनों, तब बनेगा कैपिटल फॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों को ऐड कर लो तो कैपिटल फॉर्मेशन। और ट्रेडिंग स्टॉक में तो कुछ है ही नहीं, वो तो है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। और इसके भी, यानी सरकार ने हमें जो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी, सरकार बेच नहीं रही है, हमें सरकार सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट स्कूल्स की, एमसीडी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, ट्यूब, आपकी स्ट्रीट लाइट्स है, वाटर सप्लाई तो चलो बेचती है, जो आपका, और हमारे को जो चीजें सरकार हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, पार्क्स की सर्विसेज जहां हम जा सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज सरकार हमसे बिना पैसे लिए प्रोवाइड करती है। उन गुड्स या सर्विसेज को बनाने में सरकार का जो भी खर्चा आता है वो इसके अंदर शामिल होता है। क्या क्या खर्चा आ सकता है वो जरा देखिए सरकार का इसके अंदर। हिंदी मीडियम वाले बुक सामने रखें, इसमें ए पार्ट आ सकता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी मध्यवर्ती, सरकार का मध्यवर्ती उपभोग, जो सरकार ने कच्चा माल खरीदा। बी पार्ट इसमें आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सरकार अपने जो ऑफिसेज है उनमें एम्प्लॉइज रखती है, उन्हें पारिश्रमिक देती है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक सरकार का, याद रखिएगा, सरकार ने जो दिया अपने सरकारी कर्मचारियों को, वो इसका गवर्नमेंट का खर्चा है, वो इसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा डायरेक्ट परचेज, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर एम्बसीज बाय गवर्नमेंट, सरकार ने अपनी एम्बेसीज के लिए जो खरीदारी की, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट की एम्बेसी है, राजदूत जहां रहते हैं, राजनयिक जहां रहते हैं, उस ऑफिस को एम्बेसी कहा जाता है। तो सरकार की एम्बेसी है सपोज कनाडा में, तो कनाडा में वहां उस एम्बेसी के लिए कनाडा से ही जो सामान खरीदा सरकार ने, वो इसके अंदर शामिल होगा, यानी कि विदेशों से राजदूतों के लिए, ये प्लीज हिंदी की बुक में अच्छा गिवन है, वहां से देखना है, मैं सिंपल लैंग्वेज बता रही हूं। राजदूतों के लिए खरीदी गई सामग्री या वस्तुएं, उन पर किया गया खर्चा। ये प्लीज मैंने कहा बुक में से देखना, वहां ज्यादा अच्छा है, हिंदी मीडियम की बुक में ज्यादा बढ़िया दिया हुआ है। इस टाइम घर में मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रही हूं। और इसमें से माइनस किया जाता है डी पार्ट, ये लेस किया जाता है, ये तीनों ऐड करेंगे। और डी पार्ट आपने जो माइनस करना है वो है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ नाम मात्र फीस ली है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए, तो वो यहां से माइनस हुई। जैसे कई बार बहुत कम स्कूल की फीस या हॉस्पिटल की फीस 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया, जो कुछ भी है वो डिडक्ट कर देंगे। तो हिंदी में अगर लिखो तो नाम मात्र कीमत पर विक्रय, सरकारी विक्रय, याद रखिएगा, जैसे स्कूल की फीस ये सब घटाई जाती है। तो अब आप यहां पर
ये सारी चीजें ऐड करेंगे, तीनों चीजें, और लेस करेंगे क्या, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, इसमें ऐड होंगे। ध्यान रखना, सरकार ने जो ट्रांसफर, एक खास चीज है, सरकार ने जो हस्तांतरण भुगतान दिए हैं, ट्रांसफर इनकम दी है, हम लोगों को सब्सिडी दे रही है या हेल्थ स्कॉलरशिप दे रही है, वो शामिल नहीं होती सरकारी खर्चे के अंदर। देखिए कहीं पर भी उसे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो शामिल नहीं होती है। और रक्षा से संबंधित सभी खर्चे, जितने भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड खर्चे, वो सब शामिल होते हैं, सारे के सारे। सिर्फ एक चीज क्या शामिल नहीं होती इसके अंदर, जो मकान बन, तो एक खास चीज मैंने बताई आपको, दोबारा से सुन लीजिए। अगर सरकार ने किसी भी तरह के रक्षा खर्चे किए, रक्षा संबंधी खर्चे किए, डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर किए, वो इंक्लूड होते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर सरकार ने किसी भी तरीके की संपत्तियां बनाई हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाई है, वो इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ इंक्लूड कर दी हमने, वो हमने कर दी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में। मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, उसके अंदर सरकार ने जो हाउसिंग बनाई है, बिल्डिंग्स बनाई है, वो इंक्लूड होगी, वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे पास 4th घटक कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट, यानी शुद्ध निर्यात। और इसका फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? शुद्ध निर्यात का एक फॉर्मूला होता है, बोलो। वेरी गुड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट हमने किया फॉरेन कंट्री को, निर्यात माइनस आयात। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। याद रखना, ये शुद्ध निर्यात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से अलग चीज है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अलग होती है, नेट एक्सपोर्ट अलग है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, मेरे देश के चारों साधनों ने विदेशों में काम की और वहां से आय अर्न की। लेकिन नेट एक्सपोर्ट वस्तुएं और सेवाएं बेची और खरीदी, इनका अंतर है। जब हम बेचते हैं तो पैसा आता है, खरीदते हैं तो पैसा जाता है, तो आया पैसा माइनस गया, वो नेट एक्सपोर्ट कहलाता है हमारा। और इसे, इन चारों कंपोनेंट को जब आप ऐड कर देंगे, जैसा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, तो आपको घरेलू आय नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी में प्लस करेंगे आप एनएफआईए, तो यू विल गेट राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। एक क्वेश्चन करते हैं हम जरा, एक्सपेंडिचर मेथड पर किस तरीके से आप राष्ट्रीय आय निकालेंगे। एक क्वेश्चन दिखा रही हूं मैं, लिख रही हूं। आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं हिंदी में लिख चुकी हूँ क्वेश्चन को, अब इसको हिंदी में, इंग्लिश में बता देती हूँ क्या चीज है। सरकारी अंतिम उपभोग है, यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अचल पूंजी का उपभोग यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है, डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन स्टॉक, और कैलकुलेट करना है राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड से पहले ही स्टेप में आप कैलकुलेट करते हो जीडीपी एट एमपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाली हूँ, तो शॉर्ट फॉर्म मीनिंग 1 2 3 4 यूज करूंगी। आप देखिएगा जरा ध्यान से, देखो बच्चों ने निकाल भी दिया जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले सरकारी अंतिम उपभोग में फर्स्ट पॉइंट आप पूरा लिखेंगे, मैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए, उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए निजी अंतिम उपभोग में, यानी कि 6 पॉइंट। चलिए ये भी ऐड कर लिया, बंद कीजिए पूजा माइक अपना। उसके बाद मुझे चाहिए सकल घरेलू पूंजी निर्माण। बेटा सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब मैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया, यानी इसके अंदर बाकी सब आ गया। सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 2 पार्ट होते हैं, सकल अचल पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस फिक्स्ड, फिक्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन। ये दोनों ऐड कर दूं तो बनता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो देखिए स्टॉक में परिवर्तन दिया है पर मैं यूज नहीं करूंगी,
क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि मुझे ये पूरा दिया हुआ है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अगर सकल अचल होता, फिक्स्ड वर्ड होता, तो मैं स्टॉक में परिवर्तन भी लेती, अभी नहीं लूंगी, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिर मेरा फोर्थ आइटम आ गया शुद्ध निर्यात। ये देखिए नेट एक्सपोर्ट, ये शुद्ध निर्यात है, तो फिफ्थ पॉइंट। माइनस है तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब बाकी की चीजें देखते हैं जरा। पहले ऐड करते हैं फर्स्ट 24 रुपीज, सिक्स निजी 161 रुपीज, फोर्थ 24 रुपीज, और फिर प्लस में माइनस हो। और मेरे बच्चों ने आंसर निकाला है, देखते हैं जरा क्या निकाला है। 24 और 24 48, 161 48 8 और 1 9 6 4 2 9 9 205 रुपया। क्या यही आ रहा है आंसर जीडीपी एट एमपी का, या कुछ और आ रहा है? जीडीपी एट एमपी 24 रुपया ये हो गया, उसके बाद 24 आपके पास ये हो गया, ठीक है। शुद्ध निर्यात -4 और ये 161। आंसर आपके पास देखिए, मैंने इनको ऐड किया, 24 और 24 48, 160 9 6 4 10 204 माइनस 205। जीडीपी एट एमपी आ गया आपका 205 रुपये। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? राष्ट्रीय आय चाहिए। और राष्ट्रीय आय के लिए मुझे पता है, मुझे चाहिए एनएमपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी है माइनस मूल्यह्रास यानी कि डेप्रीसिएशन। जीडीपी एट एमपी 205 है, डेप्रीसिएशन ये अचल पूंजी का उपभोग 22 माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और वो भी है मेरे पास -23, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, प्लस है लेकिन ब्रैकेट में माइनस लिखूंगी। तो 205 में से माइनस किया मैंने, तीन चीजें माइनस हो गई, 22 23 और 1, तीनों 2 5, 45 ये माइनस हो गया और एक ये माइनस हो गया। तो 205 माइनस 46, 15 में से 9 में से 4, 159। ये मेरा आंसर है। मैंने कैलकुलेट किया राष्ट्रीय आय 159, ये 205, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इस तरीके से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, किससे? व्यय विधि से। बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं सावधानियों की, यानी कि प्रिकॉशंस की। बहुत ही सिंपल है। सिंपल इसलिए हो गई क्योंकि हम पढ़ चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड से और किससे? इनकम मेथड से प्रिकॉशन। देखिए अब लगभग वही प्रिकॉशन है कि कुछ चीजें शामिल करनी है और कुछ चीजें शामिल नहीं करती। तो एक्सक्लूड पहले बता देती हूँ जो नहीं करनी है शामिल, जैसे सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स से मिली हुई इनकम शामिल नहीं करनी, क्योंकि वो तब शामिल हो गई थी जब वो पहली बार बनी, उस टाइम वो इंक्लूड हो गई। अभी आप करोगे इंक्लूड तो क्या हो जाएगा? दोहरी गणना हो जाएगी। इसके अलावा मध्यवर्ती उपभोग पर किया गया खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, आपने जो कच्चा माल खरीदा उस पर किया हुआ जो खर्चा है वो इसमें शामिल नहीं होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर आपने इसे शामिल कर दिया तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि वो दोहरी गणना की समस्या पैदा कर देगा, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पैदा करेगा। तो इसलिए दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। मध्यवर्ती उपभोग पर किया गया खर्चा शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उससे दोहरी गणना की समस्या पैदा होती है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या हुआ? हस्तांतरण भुगतान। जैसे सरकार ने मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप दी, सब्सिडी दी, वो शामिल नहीं होगी किसी भी कीमत पर सरकार के खर्चे में। दैट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि उसने उत्पादन में योगदान नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, वो सिर्फ एक प्राप्ति है, उसके बदले में किसी भी तरीके की प्रोडक्शन इस साल नहीं हुई। इसके अलावा परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, वित्तीय संपत्तियों की खरीदारी पर किया गया खर्चा, वित्तीय संपत्तियों पर व्यय, हिंदी देख लेना एक बार, यानी कि
शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी तरीके की आपने अगर वित्तीय संपत्तियां खरीदी हैं तो उस पर किया गया खर्चा भी शामिल नहीं होगा, क्योंकि वित्तीय संपत्तियां उत्पादन में डायरेक्ट योगदान नहीं देती। अगर मान लीजिए आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे और उस पर खर्चा किया है, वो शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी को जो पैसा मिला शेयर से उत्पादन नहीं किया, उस पैसे से जो मशीनें आई उन्होंने उत्पादन किया, तो उन मशीनों पे किया गया खर्चा शामिल होगा, ना कि वित्तीय संपत्तियों पर किया गया खर्चा। मैं बता रही हूं किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड से जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें आपको ये चीजें बहुत बहुत ध्यान रखनी चाहिए। और एक खास चीज जो कि इंक्लूड करनी है वो क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है, यानी स्व उपभोग के लिए वस्तुओं का अगर आप निर्माण कर रहे हैं उस पर जो खर्चा होगा वो शामिल होगा। जैसे किसान अपने लिए खुद अनाज उत्पन्न करता है तो उस पर जो भी उसने खर्चा किया वो शामिल किया जाएगा। तो ये है कुछ प्रिकॉशंस, आप इसके अंदर कुछ प्रिकॉशन और ऐड ऑन कर सकते हैं आय विधि की अगर आप चाहें तो। और ये इनको ध्यान में रखते हैं आप एक्सपेंडिचर मेथड की सावधानियां लिख सकते हैं, कम से कम 5 नंबर में, 4 नंबर में पूछी जा सकती है। यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही छोटा था जिसमें हमने फॉर्मूलाज किए, हमने किए स्टेप्स और हमने की सावधानियां। प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इसमें, न्यूमेरिकल, और दूसरा क्वेश्चन इस प्रिकॉशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, ट्रू फॉल्स भी बन सकता है, कारण बताओ भी बन सकता है कि इसे राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा कि नहीं। तब आपको ये प्रिकॉशंस काम आएंगी कि ये शामिल होगा या नहीं होगा। तो इसके साथ ही क्लास आज की खत्म होती है, एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं नेशनल इनकम का एक नया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाली हूं, वो जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मालूम चलेगा।